जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली उनता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील शाह खवर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने, डेडलाइन दी गई थी हुकूमत को, बात नहीं मानी गई, फिर उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कह दिया। अभी आज उनकी भी डेडलाइन कंप्लीट हो गई है, कल चूँकि हो गई थी, आज उन्होंने रिपोर्ट भी देनी है सुप्रीम कोर्ट में। जी, यकीनन ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है और ख़ास तौर के ऊपर जो इदारों में तसादम जो सामने नज़र आ रहा है। देखिए, ये जो हमारी रियासत है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, 3 सतून है उसके। उसमें अदलिया है, इंतज़ामिया है और मुकन्नना है। और इन तीनों के जो पैरामीटर्स हैं वो आईन पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल तय किए हुए हैं और उसमें मेरे ख़्याल में कोई उसकी एम्बिग्विटी की या किसी चीज़ की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि जब ये इदारे अपनी अपनी डोमेन से बढ़ के कोई दूसरे की डोमेन में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। इस तरह की सूरत हाल रही है पहले भी कि जब ये आला अदलिया जो है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब अपना वो जो सुओ मोटो जो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करते रहे हैं तो उस पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और गवर्नमेंट्स को बड़े मसाइल रहे हैं। वो इंतज़ामी तौर पे सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रहे थे। उनके कुछ फ़ैसलों को और उनकी पॉलिसीज़ को अनडू किया जाता रहा। तो इसमें तो एक बड़ी शुरू से एक बहस जारी थी और इसकी ज़रूरत थी कि ये जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुबो मोटो की, उसको कहीं पे स्ट्रक्चर ज़रूर करना चाहिए। कहीं पे तो ये बेदरेग इस्तेमाल होता है और ऐसी जगहों पे भी जिसको नहीं होना चाहिए। और कभी कभी हमने ऐसे चीफ जस्टिस साहिबान भी देखे हैं कि जो कि ग्लेयरिंग वायलेशंस थी ह्यूमन राइट्स की और वो मुफाद आमा के ख़िलाफ़ थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बैलेंस कायम करना बड़ा ज़रूरी है। उसी के तनाज़ुर में एक बिल जो है वो आया था पार्लियामेंट में, गो कि उसकी टाइमिंग ऐसी थी जिसको ये समझा जा रहा था कि इस वक्त में इसको लाने के कुछ अज़ाइम हैं। ऑल राइट, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी का, वो बिल्कुल मुसलमा है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, एक दफ़ा कानून बन जाए तो फिर आईन पाकिस्तान में एक प्रोविज़न मौजूद है, आर्टिकल 8। वो ये कहती है कि कोई भी कानून, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो फेडरल हो, कानून या उसकी कोई भी शिक जो है वो आईन पाकिस्तान में दिए गए लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं, अगर उससे मुतसादिम होगी तो वो कानून या वो कानून का हिस्सा जो है वो काबिल मनसूखी होगा और उसको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट मनसूख कर सकती है। लेकिन एक कानून साजी के प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। एक कानून बनेगा तो तब आप उसकी वायरिस को देखेंगे ना कि वो आइन की किसी शिक से या बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। तो इससे एक जो फ़िज़ा कायम हुई उस पर जो पार्लियामेंट है उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। उन्होंने एक बड़ा इसको अपने डोमेन में मुदाखलत करार दिया। आपने देखा करारदादें पास हो गई, क्योंकि हमने माजी में नहीं देखा था कि इस तरीके से आइनी इदारों के ख़िलाफ़ और वो भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में करारदादें पास हों। और इधर से भी जो रिक्वेस्ट आ रही है कोलेक्टिवली कि आप जो इम्पोर्टेंट आइनी मसाइल हैं जिनके पॉलिटिकल नताइज हैं, उनके लिए आप 1, 2, 3, 4, 5 जजेस के मखसूस लोगों को जो है वो शामिल ना करें। इस पे फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट जो डिसाइड करे वो सबको मंजूर होगा। तो उनकी अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट के बावजूद भी, पाकिस्तान बार कौंसिल की रिक्वेस्ट के बावजूद भी, ठीक है, बेंचेस की तश्कील जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार खुसूसी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई इसमें ऐसा कोई आसमान ना गिर पड़ता कि उस पर अगर फुल कोर्ट बन जाती, ये तमाम मसाइल उसमें तमाम जजेस सुन लेते, बेशक उसमें तकसीम का फ़ैसला होता, जो भी मेजॉरिटी फ़ैसला होता, एटलीस्ट उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। तो ये तमाम मसाइल हैं जो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि इदारों के तसादम की सूरत में सामने नज़र आ रहा है। सर ये बताइएगा, जिस तरह तहरीक इंसाफ के टाइम पीरियड में सर गवर्नर स्टेट बैंक को जब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आईएमएफ ने एतराज़ात उठाए थे। सर क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो स्टेट बैंक को डायरेक्टली ऑर्डर कर दे कि आप फंड्स जारी करें, या किसी को गवर्नर स्टेट बैंक को तलब देखिए, करना मैं आपको एक बात बताऊँ, आइन का एक आर्टिकल है 172, 175, उसका सब आर्टिकल 2 है। वो ये कहता है कि मुल्क की तमाम अदालतें बशमूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो इख्तियार इस्तेमाल करेंगी जिनको आइन और कानून उसकी इजाज़त देता है।
तो अब बात ये है कि ये कंट्रोवर्शियल इशू है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे भी आपने कहा कि उसको एक इंडिपेंडेंट हैसियत हासिल है, और वो भी आईएमएफ के जो है दबाव के ऊपर फिर एक कानून साजी की गई थी जिसमें स्टेट बैंक को बिल्कुल ऑटोनोमस करार दे दिया था। उस पर उस वक्त एतराज़ भी हो रहे थे कि ये आप टोटली उसको जो रियासत जो है उससे बाहर वो जा रहा है। तो अब उस लॉ की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर डायरेक्ट स्टेट बैंक को कहे तो, क्योंकि स्टेट बैंक फिर भी फेडरल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वो रकम नहीं इशू कर सकती, तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को या आला अदलिया को ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकती हो, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर मैं समझता हूँ कि अदलिया का जो इज़्ज़त और वक़ार है वो कम होता है और उसकी बेतुकीरी होती है। सर ये बताइएगा कानून क्या कहते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन से इदारों को ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद बाउंड तो नहीं है सर कि इस इदारे को ऑर्डर्स देने हैं, इसको नहीं देने? देखिए, उसकी जो ऑर्डर की जहाँ तक बात है वो तो आर्टिकल 184(3) में बिल्कुल लिखी हुई है। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हर उस चीज़ के ऊपर एक्शन ले सकता है, इख्तियार समात हासिल कर सकता है, अस्यूम कर सकता है कि जिसका ताल्लुक मुफाद आमा से हो और वो जो लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं जो आइन में दिए गए हैं उसकी कहीं पे खिलाफ वर्जी हो रही हो। तो एक बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और दूसरा मुफाद आमा का मैटर होना, तो उसके ऊपर वो बिल्कुल हुक्म जारी कर सकते हैं और वो हुक्म जो है वो बाइंडिंग होता है। लेकिन वो भी मैं आपको बताऊं कि मुफाद आमा और बुनियादी हकूक़ की वायलेशन में भी जो इख्तियार दिया गया है, ये जो मैंने आर्टिकल 175(2) का जिक्र किया है कि वो वही इख्तियार इस्तेमाल करेंगे जो आइन और कानून ने उनको इस्तेमाल करने का जो है वो पावर या ताकत दी हुई है। उसके अलावा उसका ये मतलब नहीं है कि वो अनब्रिडल्ड पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर दें। तो मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 184(3) की जो ऑर्डर होते हैं उसमें भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि वो किसी और इदारे के डोमेन में जाकर उसकी वो ना हो, इंट्रूजन ना हो, या आप अपनी डोमेन से बाहर ना जा रहे हो। जो कुछ आपने करना है वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है। सर ये बताइएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे, ज़िक्र कर रहे, सर क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उन्होंने हुकूमत को कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ंड्स जारी कर दे, उन्होंने बात नहीं मानी, फिर उन्होंने हुक्म दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, सर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया हुकूमत के अगेंस्ट? ये इनकी देखिए, वो मेरे ख्याल एक्शन तो उनका जो 4 अप्रैल वाला फैसला है उसमें तो लिखा हुआ है कि जब ये कंप्लायंस नहीं होगी तो फिर हम चैम्बर में जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है, वही आता है कि नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हो जाते हैं उनको अमल दरामद कराने का एक मैकेनिज़्म आइन में मौजूद है। आर्टिकल 187 है, 187, और उसका भी सब आर्टिकल 2 है। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया हो उस पे अमल दरामद हाई कोर्ट्स का काम है, और हाई कोर्ट्स ने उसको इसी तरीके से अमल दरामद कराना है जिस तरह के ये हाई कोर्ट का अपना फैसला है। तो हमने तो ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हुकूमतुल्ली हो रही हो तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तौहीद अदालत की कार्रवाई तो कर सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वाली जो बात है वो मेरा ख्याल है कि आर्टिकल 187(2) में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि आपने एक फ़ैसला कर दिया, छोड़ दें हाई कोर्ट्स के ऊपर, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। आप देखें कि अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, हुकूमतुल्ली हो रही है, उसके बारे में कानून और आइन एक आपको तरीका देता है, वो आप तौहीद अदालत कर सकते हैं। लेकिन चैम्बर्स के अंदर जो मॉनिटरिंग है इसका तो मेरा ख्याल है आइन और रूल्स में भी कोई इजाज़त नहीं है, क्योंकि जो चैम्बर में बिजनेस होता है सिंगल जज का, उसका भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों के ऊपर चैम्बर में हेयरिंग हो सकती है। लेकिन चैम्बर में हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी ये कहीं पे भी नहीं है कि वो अपनी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए चैम्बर्स में कार्रवाई करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हुई हुई है, इनको जो है अपने स्ट्रीम लाइन में लाना ज़रूरी है। सर ये बताइएगा क्या मुमकिन तौर पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं कौम को कि आप फंड्स दे दें इलेक्शन के लिए, क्योंकि स्टेट बैंक की तरफ से तो इनकार ही समझे, उन्होंने भी इनकार कर दिया? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर ये कहूँगा कि
सुप्रीम कोर्ट वही फैसला कर सकती है जो आइन और कानून के मुताबिक हो, उससे बाहर नहीं जा सकती। तो ये जो रियासती काम होते हैं, ये चंदों से या इस तरह जो है ना लॉटरियों से इस तरह नहीं होते। इसके लिए जो एक फंड्स जो रखे गए हैं या बजट जो होता है एनुअल, उसमें अखराजात जो होने होते हैं या जिस जिस मद में जो जो रकम रखनी होती, तो वो नेशनल असम्बली का काम है बजट बनाना। तो मैं समझता हूँ कि वो वाला जो इख्तियार है वो और कोई इदारा इस्तेमाल नहीं कर सर सकता। बतौर कानूदान आखिरी जवाब दीजिएगा सर, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या मुस्तकबिल करीब में किसकी नयली देख रहे हैं आप? देखिए, नाअहली की बात तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी-सी ज़्यादा इस वक्त प्रीमेच्योर है कि और ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ये हम आम लोगों से ये सुनते हैं कि इन जब दोनों में से किसी एक की तो शिकस्त होनी है, दूसरे की फ़तह होनी है। मैं समझता हूँ कि ये अगर किसी एक की भी शिकस्त हुई, दूसरी की फ़तह हुई, ये तो फिर रियासत की और आइन की शिकस्त होगी। तो मेरा ख़्याल है कि हमें शिकस्त और जीत से आगे बढ़ के हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा। चाहे वो इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो एग्ज़ीक्यूटिव है, हुकूमत है। सबको ये सोचना है कि हम इस आइन की पैदावार हैं, हमने इस आइन की हिफाजत का और इसको अपहोल्ड करने का हलफ उठाया हुआ है। अपने आइन की हिफाजत करें और उसके ऊपर चलें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।